बैक टू द शो। थैंक यू सो मच। आप पेशेंटली वेट करते हैं कॉल्स पे। अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं ईमेल पे अपना नाम और नंबर भेज दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि मैं यहाँ पे 10 साल से हूँ। ठीक है। और तीन मेरे बच्चे हैं। दो बच्चे, एक 7 इयर्स का है और एक है 8.5 साल का। जी। तो उनकी मैंने अप्लाई की थी, 7 इयर्स बेसिस पे अप्लाई किया था, वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब दोबारा अप्लाई किया है और रिजेक्ट उन्होंने कर दिया है। अब बस मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके आगे क्या है और आगे कहाँ तक हम जा सकते हैं। पहले मुझे ये बताएं, जब रिजेक्ट किया राइट ऑफ अपील क्यों नहीं दी उन्होंने आपको? नहीं, रिजेक्ट इस बेस पे किया है कि आप एलिजिबल नहीं हैं फ्री वेव के लिए। अच्छा, आपने पैसे नहीं दिए, यानी कि फ़ी नहीं दी? जी, फीस पे नहीं की है। ऑलराइट। और आपका इससे पहले कभी कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है? इससे पहले भी हमने 7 इयर्स बेसिस पे किया था। वो हाई कोर्ट पे बुलाया था और वो भी रिफ्यूज कर दिया था। ओके, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। थैंक यू सो मच भाई अपनी कॉल की। मेरे ख्याल से आपने पिछले वीक या उससे पहले वीक का शो नहीं सुना। जो आप जैसे केसेस हैं उस पर मैंने एक ज़रूरी जिक्र किया था, लेकिन पहले मैं बता दूं आपके साथ हुआ क्या है। आपने कोशिश की है वेवर स्कीम के थ्रू, क्योंकि उनकी एक कंडीशन है कि जी अगर आप डेस्टिट्यूट हैं तो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। वो बड़ा मुश्किल होता है अनलेस आप किसी के साथ रह रहे हो, वो आपको सारे पैसे दे रहे हो, उसका बड़ा एविडेंस देना पड़ता है, फिर जाके वो फ्री करते हैं, वरना वो पैसे मांगते हैं। तो मेरे ख्याल से आप क्योंकि चाह रहे हैं कि वो जो 1300 पाउंड पर एप्लीकेंट फ़ी है वो पे ना करनी पड़े, तो वो अगर आप वो ट्राई करें तो बड़ा मुश्किल है। वो फिर बार बार रिफ्यूज़ करके, रिजेक्ट करके फॉर्म वापस दे देंगे। अभी एप्लीकेशन तो रिफ्यूज़ उन्होंने कंसिडर ही नहीं की। जहाँ तक बात आती है, मैंने क्यों पूछा पहले कभी आपका कोई रिफ्यूज़ हुआ है, बिकॉज ये मैंने 2 हफ्ते पहले भी अर्ज़ किया था, जो सुन रहे थे, कि एक चीज़ होती है फ्रेश क्लेम जिसकी कोई फ़ीस नहीं होती, फ्री ऑफ चार्ज है। उसका तरीका अलबत्ता डालने का वो बाद में किसी दिन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन उसमें फ़ायदा ये कि अगर आपके सारे अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और कोई मटीरियल चेंज आ गया आपके केस में और वो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कंसिडर नहीं की, तो आप फ्रेश क्लेम डाल सकते हो, फ्री ऑफ चार्ज होता है। तो पहले आपने ये देखना है कि आया आपका केस फ्रेश क्लेम में बनता है, यानी ज़्यादातर केसेस जो पहले कभी आपने डाले और अपील राइट्स एग्जॉस्ट कर लिए हो वो फ्रेश क्लेम में आ जाते हैं एक तरह या दूसरी तरह से। लेकिन अगेन वो आप जब स्पेसिफिक एडवाइस लें तो उसमें फ़ायदा ये है कि आपको पैसे नहीं देने, सिर्फ अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसे देने और क्लेम वो जो आपकी एप्लीकेशन है फ्री ऑफ चार्ज डल जाती है। तो अगर आपके 4 फैमिली मेम्बर हैं आप, मुझे एग्जैक्ट फिगर आप प्लीज़ ना बोलें, लेकिन अगर FP एप्लीकेशन 3.5, 4, 4.5 हज़ार की बनती है सिर्फ फ़ीसें, फ्रेश क्लेम मुफ्त का, बिकॉज उसमें आपको ना IHS देना है ना होम ऑफिस की फ़ी देनी। तो अगेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं आपका केस फ्रेश क्लेम में बनता है। उसके लिए आप प्लीज़ जाएँ, प्रॉपर एडवाइस लें, बट जब तक आप या फ़ी नहीं देंगे या फ्रेश क्लेम के थ्रू नहीं डालेंगे ये प्रॉब्लम आपको होती रहेगी। थैंक यू फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं पता करना चाह रहा था, मैं 7 साल पहले विजिटर वीज़े पे आया था UK में जी। फिर मैंने शादी की, इस्लामिक शादी की। अब उसमें से मेरा ब्रिटिश बच्चा है जी। तो अब मैं FLRF की एप्लीकेशन करना चाहता हूँ। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कौन से डॉक्यूमेंटेशन मुझे साथ लगाने चाहिए और FLRF की एप्लीकेशन करने में और वीज़ा देने में कितना टाइम लगता है। इससे पहले मैंने कोई एप्लीकेशन ठीक है। और आप नहीं की कभी भी। ओके, और आप 2 साल से अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं? जी, इस अक्टूबर में मुझे 2 ईयर कंप्लीट हो जाने हैं, पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल के लिए। देखिए, थैंक यू। पहली बात तो ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने क्यों पूछा आप 2 साल से रह रहे हैं, यानी बिकॉज इस्लामिक मैरिज को ये रिकगनाइज़ नहीं करते। या तो आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके शादी की हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप 2 साल से इकट्ठे रह रहे हो, तो आप फिर स्पाउस की बेसिस पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन आपके सिनेरियो में आपको उसको भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है 2 साल के, बिकॉज आपका ऑलरेडी एक बच्चा है और आप बच्चे की बेस पे भी FP एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब जब आप बच्चे की बेस पे डालेंगे, इतना ज़रूर ख्याल रखें कि आपने ये भी प्रूव करना है कि ऑल्दो बच्चा ब्रिटिश है, कि वाई इट विल बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू गो एंड लिव इन, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के अंदर। सो इन अदर वर्ड्स, आप अगर चाहते हैं कि स्पाउस एंड बच्चे की बेस पे डालूं तो फिर अक्टूबर, वो आपका आई थिंक आपने कहा मेरे 2 साल कुछ ऐसे में पूरे होने लगे अक्टूबर तक, तो फिर अक्टूबर के बाद डाल दें, वरना सिर्फ बच्चे की बेस पे अभी डाल दें। और जब तक वो कंसिडर कर रहे होंगे आपके वैसे ही पूरा टाइम हो जाएगा वाइफ का भी, तो फिर आप
वाइफ की भी चीज़ बीच में ऐड कर दें। फिर आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि जी डॉक्यूमेंट, अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बड़ा केस स्पेसिफिक है। अगर आप ये फ़िक्र कर रहे हैं कि जी 18,600 की इनकम, तो 18,600 की इनकम तो बात की रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट है स्पाउस वीज़े की कि आपके पास वैलिड वीज़ा हो, जो आपके पास नहीं है। तो आप एक्सेप्शंस पे अप्लाई करेंगे। एक्सेप्शंस ये होती हैं कि जी इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है मेरी बीवी को वापस जाके मेरे साथ रहने में, या हमारा बच्चा है जो आप अप्लाई कर रहे हैं बच्चा, तो क्योंकि आप एक्सेप्शन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये 18,600 और बाकी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। लेकिन इंग्लिश का टेस्ट अगर आप दे सकते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि शायद वो आपको 5 साल के रूट में वीज़ा दें, सब्जेक्ट टू आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए। तो अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कांटेक्ट करें, एडवाइस लें और फिर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। हेलो जी सर। हाँ जी भाई साहब, मैंने पूछना था, जैसे हम यूरोप से आए हैं ना। जी, कौन आए यूरोप से? हाँ, हम यूरोप से आए हैं, इटालियन अब हमारे पास नेशनलिटी है। ओके। हम पूछना चाहते हैं, हमको इधर वो रेजिडेंस कार्ड बनाना जरूरी है या? मैं अर्ज कर देता हूँ सर। थैंक यू सो मच। हाँ ओके, थैंक यू। ये बहुत मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया है, पूछा है कि जी ये रेफरेंडम हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। पहले मैं आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं। जहाँ तक रेजिडेंट कार्ड की बात है, ये आपकी मर्ज़ी है बनाना चाहें या नहीं। नवंबर 2015 में थोड़े कानून में चेंजेस आई कि अब आपको डायरेक्ट नेशनैलिटी एज यूरोपियन नेशनल नहीं मिल सकती। आपको पहले यहाँ 5 साल काम करना है। जब 5 साल आपके काम के हो जाएं, आपने यहाँ परमानेंट सेटलमेंट अप्लाई करनी है, फिर 1 साल बाद आप नेशनैलिटी ले सकते हैं। ये जो 5 साल का पीरियड है जिसमें आप काम करें, आपकी मर्ज़ी है आप रेजिडेंट कार्ड लें या ना लें। अगर आप नहीं भी रहते, ठीक 5 साल के बाद जो अभी के कानून हैं, आप अप्लाई करें डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंस, और वो आपको जब परमानेंट रेजिडेंस दे देंगे तो उसके 1 साल बाद आप नेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि जी पता चले कि हम ट्रीटी राइट इधर एक्सरसाइज करें, अगर आप अपना कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसमें कोई ममानत नहीं है, बिकॉज बड़ा सस्ती एप्लीकेशन कॉस्ट है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता दूँ कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने अंडर आर्टिकल 50 एक एप्लीकेशन डालनी है EU को, जिसमें उन्होंने कहना है कि जी 2 साल है हमारे पास, हम उसके बाद बाहर आ जाएंगे। EU ने आज भी मैं किसी की स्टेटमेंट रस्ते में पढ़ रहा था, मुझे भी नाम याद नहीं, उन्होंने बोला है कि जी अगर आप फ्री एक्सेस नहीं देंगे लेबर्स को EU के, तो आप फिर हमारी मार्केट से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। हम कोई इतने तगड़े नेगोशिएशंस आपके साथ नहीं करेंगे। सो कहने का मतलब है कि अभी बड़ी और चीज़ें जो डेवलप होनी है, उसके बाद पता चलेगा कि यूरोपियन नेशनल के साथ ये क्या करते हैं। और एक बात अभी भी बता दूँ, जो ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं उनको मेरी नज़र में, अगेन मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ, वो बाद में बनेगा, लेकिन मेरी एक ये भी ओपिनियन है जो मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे। जो हम किसी की आज मैं सुबह भी किसी से बात कर रहा था कि जिनको यहाँ बुलाया गया है उनको आप ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते जी आप ब्रिटिश बने। नए लोगों को कह सकते हैं, वो नई पॉलिसी आए, लेकिन पुरानों को ज़बरदस्ती बोलना कि आप ब्रिटिश बने, आई थिंक वो भी एक इशू होगा। अब वो कानून किस तरह बनता है, पार्लियामेंट उसका क्या अप्रूवल देती है, वो भी बहुत दूर है। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए अगर आप रेजिडेंट कार्ड लेना चाहते हैं, कोई ममानत नहीं, बिकॉज वो इतना महंगा नहीं है। एप्लीकेशन इज़ ओनली 65 पाउंड ऊपर जो लीगल कॉस्ट है। अगर आप खुद करते हैं तो वो फिर ऑफ कोर्स फ्री ऑफ चार्ज है। थैंक यू। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक क्वेश्चन था। मुझे लास्ट ईयर जुलाई में ILR मिला था इधर से, तो अभी मैं नेचुरलाइजेशन ड्यू है मेरी दिस मंथ आफ्टर 10th। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने ILR के वक्त लाइफ इन द UK टेस्ट किया था और एक B1 टेस्ट किया था। तो अभी दोबारा मैं यही सर्टिफिकेट लगाऊंगा साथ, लेकिन मुझे कुछ कह रहे हैं कि जी आप सिर्फ ट्रिनिटी कॉलेज का इंग्लिश टेस्ट यूज कर सकते हैं, आपका वो वैलिड नहीं होगा जो आपने लास्ट टाइम B1 टेस्ट यूज किया। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, जो होम ऑफिस की पॉलिसी है नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, उसमें उन्होंने सिंपली बोला हुआ है कि आप बेहतर है टेस्ट को चेक कर लें नई लिस्ट के साथ। अगर टेस्ट नई लिस्ट के अंदर है, बेशक एक्सपायर भी हो गया हो, हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर टेस्ट नई लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपको फिर देना पड़ेगा। और जो नई लिस्ट है वो सिर्फ IELTS एंड ट्रिनिटी की है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी क्या करें, या आप जिस कॉलेज से आपने टेस्ट दिया उनको फ़ोन कर लें, वो आपको इमीडिएटली बता देंगे कि टेस्ट वैलिड है या नहीं, या किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से फ़ोन पे बात कर लें, या उससे भी जो आसान काम है होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके देख लें। लेकिन अगर ट्रिनिटी कॉलेज का नहीं और IELTS नहीं है तो फिर यू विल बी स्ट्रगलिंग। बेहतर है आप यहाँ टेस्ट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था, जो पाकिस्तान से लोग आते हैं। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी, जो पाकिस्तान से हस्बैंड या वाइफ बनाते हैं उनको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए?
और दूसरा अगर वो यहाँ आ जाए तो फिर यहाँ कर उनको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए? ओके, मुझे थोड़ा आपका सवाल समझ नहीं आया, लेकिन जो जितना मैं समझ पाया मैं उसके हिसाब से जवाब दे देता शादी हूँ। जब लड़कियाँ करती ओह, हैं शादी के हिसाब से मैं अर्ज कर तो देता उनको हूँ। कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, मैंने ये पूछना था। बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, वो B1 लेवल है, इतना मुश्किल नहीं है। एंड अगेन वो आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने वेरियस टेस्ट दिए हैं जो आप दे सकते हैं, और पाकिस्तान के हिसाब से उन्होंने ब्रिटिश काउंसलेट का एड्रेस भी दिया है जहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो टेस्ट लेते हैं, और कुछ और टेस्ट सेंटर्स हैं। लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट। अगेन थोड़ी सी नॉलेज इंग्लिश की होनी चाहिए, बट कोई इतनी भी बड़ी नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि डिग्री हो आपके पास पाकिस्तान में इंग्लिश की। आई नो पीपल जो मैट्रिक तक पढ़े हैं लेकिन थोड़ी सी क्लासेस लेने के बाद उन्होंने टेस्ट पास कर लिया। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप देख लेंगे कि कुछ लोग होते हैं टेस्ट पे घबरा जाते हैं, डिग्री भी की हो टेस्ट घबरा जाते हैं, पास नहीं करते। तो ऐसे, लेकिन कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, मैं यही अर्ज़ कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। सर जी, थैंक यू सो मच। पैसे मैं आपको भिजवा दूंगा, अकाउंट डिटेल जो भी आपने टेक्स्ट किए उस पर, 2 पाउंड तारीफ करने के। चलो ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। भिजवा दे। ठीक है सर, हुक्म सर, करिए। ये मैंने पूछना था, मैंने ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, 9 महीने हुए हैं। तो 6 महीने के बाद मैंने उन्हें लेटर लिखा था, उन्होंने कहा कि प्रोसेस में है। अभी 2 वीक पहले फिर उनका लेटर आया, अभी प्रोसेस में है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अभी नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर सकता हूँ? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहले तो सर आप नेबर्स में भी मिठाई बांटेंगे, उन्होंने दोनों दफ़ा आपको रिप्लाई कर दिया कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में। कुछ लोग अप्लाई करते हैं, वो रिप्लाई भी नहीं करते, लेकिन माशाल्लाह दैट्स वेरी गुड। मैं एक ही रिक्वेस्ट सारों से करता हूँ जब होम ऑफिस की बात आती है कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत एप्लीकेशंस उनको रिसीव होती हैं, दे ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। सब्र करें। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं नहीं यार मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से काम बने या बिगड़े या जो भी है, मतलब मोर्चा पार हो, तो एक हाल मैं आपको सारों को ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपने लोकल MP के पास जाएं। MP ऐसा कोई उसमें इतना नहीं होता पावर के वो आपका फॉर्म जल्दी करवा देगा या कुछ, लेकिन MP जब खत लिखता है तो होम ऑफिस का MP लिएजॉन डिपार्टमेंट है जो उनको 21 दिन में जवाब देता है। तो जब कोई आपके टाइप इन करेगा नाम वगैरह तो शायद फाइल थोड़ी ऊपर आ जाए, बस यही बोल सकता हूँ मैं आपको। तो वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने MP से जाके मिलें और रिक्वेस्ट करें कि जी बड़ा टाइम हो गया। लेकिन जनरली इस वक्त नेशनलाइजेशन एप्लीकेशंस में 9-1 महीने लग रहे हैं। तभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्लाइंट्स के साथ कि अगर नेशनलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं चेकिंग सर्विस इस्तेमाल करें। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका पासपोर्ट और इंडेफिनेट का आपको वापस मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने ट्रैवल करना है, कुछ भी करना है, आप कर सकते हैं, और एप्लीकेशन काउंसिल चली जाती है, काउंसिल भेज देती है होम ऑफिस को। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी मैंने आपको दोबारा फ़ोन किया है। वो मैं एक चीज़ मेंशन करना मैं भूल गया था। ये था कि 7 ईयर्स बेसिस पे मैंने आपको पहले फ़ोन किया था। ओके। हाँ जी सर, हम नाज सपोर्ट पे हैं, नाज से सपोर्ट ले रहे हैं, घर वगैरह सारा उन्हीं का नाज सपोर्ट है। इसलिए मैंने आपसे पूछना था कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है ये FLRF करने के लिए। ओके, थैंक यू जी। देखिए, नैस सपोर्ट है वो है रेफ्यूजी की। अगर आप FP एप्लीकेशन डालते हैं तो आपने ये भी बताना है कि आया आप अपनी रेफ्यूजी स्टेटस एप्लीकेशन का क्या कर रहे हैं। अगर आप उसमें ऐड ऑन करते हैं तो रेफ्यूजी अपनी जगह है और 7 साल अपनी जगह है। लेकिन अगर आप अपना रेफ्यूजी टोटली एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं और आप सिर्फ अपना फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे रिलाई करते हैं तो फिर सारी बात है नैस वाले अपना हाथ उठा लेंगे आपसे, बिकॉज फिर आप रेफ्यूजी एप्लीकेशन नहीं डाल रहे। तो अगेन जैसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन की बेस पे कोई डिसीजन ना लें। आपको केस स्पेसिफिक एडवाइस की ज़रूरत है जिसके लिए आप रब्ता करें लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। जहाँ तक इस शो की बात आती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं, आप उसमें प्लीज़ ईमेल कर दें एंड आई विल कॉल यू बैक। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये क्वेश्चन मैं वो से बोल रहा हूँ, राशिद बोल रहा हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे उन्होंने पिछले मई में डिटेन किया था डिटेंशन सेंटर सोले हिल रिपोर्टिंग सेंटर से जी। तो फिर उन्हें मैंने मेडिकल डाला हुआ था वहाँ, 2 महीने यहाँ से लेकर के मेडिकल में रख दिया कोलंब्रक में, फिर वहाँ से मुझे छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने मेरे वकील ने ये किया कि कोर्ट में डेट आई तो वो गया नहीं है, तो केस अब मेरा रिफ्यूज हो गया। फिर मैं साइनो में जाने लगा, तो शुरू से साइनो में रहता था। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे फाइन डाल दिया कि जो वकील नहीं गया तो उसकी आप 140 पाउंड। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता, तो उनने कर दिया
13 पाउंड की इंस्टॉलमेंट कर दी। फिर मैंने दूसरा वकील चेंज किया तो उसने क्या किया कि एप्लीकेशन डाली तो कि इसके पास फीस नहीं है तो उन्हें फिर वो वापस कर दिया। तो आपने प्रोग्राम में बोला कि मैंने फिर फीस दे दी, सारा कुछ दे दिया। 1300 पाउंड के 1400 पाउंड वकील ने ले ली, वो दे दिया, किस्त भी देता हूँ। फिर अब मैंने उसने नई एप्लीकेशन मेडिकल बेस पर FLRO के बेस पर डाली है, सारा केस खत्म करके डाली है। तो डॉक्टर ने लेटर भी दिया, सारा कुछ दिया। तो अब मेरे आए हैं फिंगरप्रिंट आए हैं, फिंगरप्रिंट आए 29 तारीख को देने हैं। तो क्या मेरा वकील क्या वो जो पहला वकील था उससे भी कुछ सही इसी तरह करता केस हो गया, मुझे पोखरा मेडिकल में काफी छोड़ दिया। अब साइन में जाता हूँ और मंथली जाता हूँ, तो इसका क्या कोई देखिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मुझे बताया जा रहा है कि क्लोजिंग का भी टाइम हुआ है, तो मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ आपको जवाब देने में। देखिए, जब तक मैं कागजात नहीं पढ़ूंगा मैं नहीं बता सकता किस बेसिस पे आपने अप्लाई किया, कितना मेरिट है आपके केस में, आया चांस है आपको वीज़ा मिलने का या नहीं। जिस तरह आप बात बोल रहे हैं 140 तो कोर्ट की फ़ी होती है, वो कोई और सिलसिला है। फिर आपके वकील ने 1300 की एप्लीकेशन डाली, फ्रेश क्लेम क्यों नहीं डाला, 1300 की एप्लीकेशन क्यों डाली, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता बिकॉज़ मैंने आपके कागजात नहीं पढ़े। मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वेट करें और कुछ अरसे में जब उनका डिसीजन आ जाएगा तो पोजीशन क्लियर हो जाएगी। और अगर आप उससे पहले अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं, बैठें मुतमईन होकर और पूछें कि जी मेरा केस का क्या स्टेटस है। देखिए, एक बात मैं आरिक से रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रूर जाएँ अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, आराम से बैठें और पूछें कि जी मेरे केस का स्टेटस क्या है, मेरिट कितना है, क्या क्या आगे हो सकता है, ताकि आप मुतमईन हो जाएँ। अगर आप चाहते हैं तो दूसरी एडवाइस लेने कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि पहले आप उन्हीं को चांस दें जिनसे केस करवा रहे हैं, अगर आप उनसे मुतमईन हैं। अगेन टाइम पूरा हो जाता है हमारा 1 आवर का। मैं थैंकफुल हूँ जो लोग कॉल करते हैं अपना टाइम निकाल के, और कुछ लोग मुझे बाद में बताते हैं जी हमने बड़ा वेट किया। अगेन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं शो के दौरान ईमेल की सूरत में। आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ। ज़रूर अपना नाम एंड नंबर ईमेल में डालें ताकि मैं आपको कॉल कर लूँ। कुछ लोग पूरा एक लंबा सा मैसेज डाल देते हैं, फिर मुझे वापस उनको करना पड़ता है कि प्लीज़ अपना नंबर दे दें, क्योंकि वो फिर ईजी रहता है मेरे लिए जवाब देना, रादर मैं लंबी टाइपिंग करूँ ईमेल के ऊपर। अगेन थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। ड्राइव सेफली। अल्लाह हाफिज़।